बताओ। हाँ जरूर बताना। उसकी वजह ये है कि फर्क है। मनुस्मृति में कुछ और लिखा है, ब्रह्मांड पुराण के अंदर, पुराणास के अंदर कुछ और लिखा है कि जो पशु बनते हैं वो कहाँ से आते हैं, उपंग जो अपनाते हैं, हरियाली आती है वो कहाँ से आती है, ये मैं आपके बाद में रखूंगा। अभी सिर्फ मैंने एक प्रश्न पूछा है, अभी दूसरा है इसके ऊपर। अगर आप नेक्स्ट टाइम इसकी खोज करके आए फिर इस पे बात करेंगे, ठीक हो गया? ठीक है, ठीक। बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छी। मेरी को बात बुरी लगी हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आपने भी अच्छी बात की। हाँ, आपने कहा जहां आपसे गलती हुई, आपसे ऐसा शब्द यूज हुआ, आपने क्षमा मांगी थी। मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मेरी को बात बुरी लगी हो तो भाई मुझे माफ कीजिएगा। हम धन्यवाद आपको। रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं शुभकामनाएं। थैंक यू प्यारे भाई, बहुत शुक्रिया आपको भी। मिलन जी बड़े प्यारे भाई थे, बहुत अच्छी चर्चा चली दोस्तों, बड़ा मजा आया, बड़ा कुछ होपफुली आई होप आपको सीखने को मिला होगा जी। याद रखना चाहिए कि कई पुराणास के अनुसार, जैसा कि मत्स्य पुराण है, इसी तरीके से आपकी जो है भागवता पुराण, जिसको श्रीमद् भागवतम कहते हैं, उस पुराण महापुराण उसके अनुसार, इसी तरीके से भविष्य पुराण है। ये 3-4 पुराण हैं जिन पुराण के अनुसार मनुष्य का आरंभ मनु से हुआ। पहला मनुष्य मनु था, मनु। तो मनुष्य के शरीर में आत्मा प्रवेश जो की थी वो मनु थे। तो ये सवाल मैं जरूर सुनना चाहूंगा, जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे इसको जरूर हम सुनना चाहेंगे। हमारे साथ और कुछ भाई हैं, उनको 1-2 बार हम ले लेंगे। यार ये 2 आईडीज मुझे नजर आ रही हैं जो वेरीफाइड नहीं है, इन आईडीज को वेरीफाई करें जी, तब लेंगे। नास्तिक साहब आप भी आईडी को वेरीफाई करें तब लेंगे, अभी आपको नहीं ले रहे हम, आईडी वेरीफाई करें। एग्नोस्टिक करके कोई आए हैं जी, एग्नोस्टिक हैं आप जी? जी आमिर भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। एग्नोस्टिक भाई आप सुनाएं, ठीक है? मुसलमान थे आप पहले भाई? जी पहले मुसलमान था। अब आप मुसलमान नहीं हैं? नहीं। क्या एज हो गई भाई की, अगर बताना चाहें तो? जी कितनी एज हो गई होगी भाई की? मेरी हाँ एज है भाई ऑलमोस्ट 28। 38? 28। अच्छा 28। जी 28 फिर तो बड़े हैं आप मुझसे यार। अच्छा ये बताइएगा आप मुझे कि प्यारे भाई प्रैक्टिसिंग थे या नॉन प्रैक्टिसिंग थे? पार्शली प्रैक्टिसिंग, यानी कि दिन में 2-3 नमाजें पढ़ लेता था, यानी कि जब जब जाग रहा होता था तो फिर पढ़ता था, और जुमे की नमाजें। और ओके बाकी ओके। हमारे घर हर जुमेरात को महफिल होती थी, 11वीं का ख़त्म भी दिलाते थे। इस तरह का सीन था। अच्छा 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 अच्छा। आप कोई ब्लास्फेमी वगैरह भी की हुई है? नीचे कमेंट में कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ब्लास्फेमी वगैरह करते हैं भाई। किधर की हुई है मैंने ब्लास्फेमी? पता नहीं, इनको भाई बोल रहे हैं नीचे कमेंट में, तो भाई बता सकते हैं यार, मुझे तो नहीं पता। अगर भाई ने की हुई है तो पूछ लेते हैं भाई से। मैंने तो कभी भी नहीं की हुई। रिस्पेक्ट करता हूँ मैं हर एक रिलीजन की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक। चले ठीक हो गया। आई होप सो आप ऐसे ही होंगे, बाकी वल्लाहु आलम। जी अच्छा ठीक हो गया। तो कभी आप नमाज पढ़ लेते कभी नहीं? कुरान ऊपर से देख के पढ़ सकते हैं आप? जी बताएं। अच्छा पढ़ सकते हैं आप? जी 1 मिनट रुकिएगा, कुरान पढ़ा, 1 मिनट। हाँ जी जी एग्नोस्टिक भाई, ये आपके सामने कुरान खुला है प्यारे भाई। थोड़ा जूम कर दें। जी जूम कर दिया प्यारे भाई। जी कहाँ से पढ़ना है? ये वो पहली लाइन, आयत नंबर 10 से। आयत नंबर 10। इज़ अविल फ़ित्यातु इलल कहफ़ी फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमता व हय्य लना
मिन अम्रिना रशदा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। एग्नोस्टिक भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? फर्स्ट टाइम आए आप मेरे पास जी? जी, आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम आया। ठीक हो गया सर, हुक्म करें। जी आमिर भाई, बस यही मेरा क्वेश्चन था कि मैं अपने जो थॉट प्रोसेस आपको बताऊं, उसमें सिंपल एक चीज़ ये थी कि हमारे पास 100% यानी कि श्योरिटी के साथ, सर्टेनिटी के साथ ये एविडेंस आपने नहीं मिलता। सवाल, हाँ सॉरी, आपने ना सवाल रखना है, जी अपना जी, जर्नी नहीं। जी बस ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कॉजैलिटी इस्टेब्लिश्ड है। हर एक चीज़ जो कि ये प्रेजेंट करती है उसका कॉज है। ठीक है, सिंगुलैरिटी के पीछे क्या था मुझे नहीं पता। इस्लाम कहता है 100% खुदा था, उसका 100% टेस्टेबल और वेरीफाइबल एविडेंस दे दे। ये क्वेश्चन है। 100% क्या चाहिए आपको? 100% टेस्टेबल वेरीफाइबल एविडेंस इस बात का कि सिंगुलैरिटी के पीछे खुदा था। अच्छा, ये साइंटिफिक एविडेंस? टेस्टेबल और वेरीफाइबल एविडेंस, साइंटिफिक हो या ठीक है, ना हो मैटर नहीं करता। साइंटिफिक। अच्छा, यानी जो टेस्टिफाइबल और वेरीफाइबल होगा वो साइंटिफिक ना भी हो तो चलेगा? जी जी, बिल्कुल चलेगा। टेस्टेबल तो और वेरीफाइबल होना चाहिए। उसको टेस्ट और वेरीफाई कैसे करेंगे? ये तो मुझे नहीं पता है, जब आप एविडेंस देंगे वो आप ही बताएंगे। क्लेम, डिमांड आपकी है, मेरी? इसका मतलब है आप ऐसी डिमांड कर रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता। नहीं, क्लेमेंट तो आप है ना कि सिंगुलैरिटी के पीछे खुदा था। क्लेमेंट, डिमांड मेरी है कि मुझे ये मुझे चेरी भी चाहिए, मुझे बनाना भी चाहिए, मुझे थोड़ी सी आइस भी डालनी है, ये मैं कह रहा हूँ। आप बात समझ नहीं रहे। हाँ, आप समझे, जब आप डिमांड जब आपकी आप है ये तो आपको पहले बताना पड़ेगा भाई मुझे इस तरह का टेस्ट हो सकता है, इस तरह का वेरीफाई, तो मैं भी दे दूंगा। सिंगुलैरिटी से पीछे आप लोग ये कहते हैं कि सौ हम जो फीसद कहते हैं उसको छोड़े, मुझे अभी ये खुदा बताएं था। आपको वेरीफाई वाला और टेस्टेबल वाला आर्गुमेंट कौन सा चाहिए, पहले वो बताएं। आर्गुमेंट वो वो मुझे आप पता चल दें, गया आपका सवाल। जो सा मर्जी देते हैं। कौन सा मर्जी? हाँ जी, जो आपके हाँ, पास सबसे कैसे? स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट टेस्ट है। टेस्ट कैसे होगा और वेरीफाई कैसे होगा, मुझे बताएं जरा। मुझे क्या पता। बहुत अच्छे, मुझे क्या पता। तो जब आप ये कहते हैं वेरीफाइएबल, तो वेरीफाई जी, कैसे करेंगे, मुझे क्या पता। टेस्टेबल, टेस्ट कैसे करेंगे, मुझे क्या पता। वो आपने करना है ना। मैं मैंने टेस्ट करना है। आप किस तरह माने हैं? आपको किस तरह मैंने पता है वेरी खुदा है? मैंने वेरीफाई, इधर सवाल आपका है या मेरा है, मैं कैसे मानूं वो एक अलग चीज है, वो मैं जी बताऊंगा। आप मुझसे अगर ये पूछते कि आप कैसे इस्लाम की तरफ आए, तो तब वो हाँ, बात हो रही होती। नहीं अब नहीं। आप मुझे कह रहे हैं टेस्टेबल वेरीफाइबल, मैंने कहा साइंटिफिक चाहिए, आपने कहा साइंटिफिक ना भी हो, तो मैंने कहा वेरीफाई कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, आपने कहा वो मुझे क्या पता। डू यू थिंक दिस इज अ सीरियस बिहेवियर कि आप एक डिमांड रखते हैं चीज और आपके पास क्राइटेरियन नहीं है कि आप किस तरह उसको टेस्ट या वेरीफाई करेंगे? सर, जो क्लेमेंट होता है वो देता है आर्गुमेंट, जिसको वेरीफाई करना होता है क्लेमेंट क्लेमेंट के खुद ही वो पास वेरीफाई 50 करके बताता है। क्लेमेंट के पास 50 दलील पड़ी हो, आप उसको टेस्ट कैसे करोगे? पता है क्या ये बात तो हुई है, ये ऐसे है कि मैं BMW के शोरूम का ओनर हूं और एक बंदा जिसके पास साइकिल है वो आगे पूछ रहा है कि पेट्रोल कितने लीटर है, आप कैसे वेरीफाई करोगे? सर जी, जब एक क्लेमेंट एक क्लेम करता है, वो कहता है कि मैं 100% श्योरिटी से कहता हूँ कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो वो 100% हम्म, श्योरिटी के पीछे उसको प्रूफ भी देना होता है कि ये इसलिए एग्जिस्ट करती है और ये मेरा प्रूफ है और ये मेरा एविडेंस है। हम्म। और इस आप एविडेंस तक अगर, मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैंने ये टेस्ट अप्लाई किया था और हम्म, ये इस तरह से वेरीफाई हुआ है। वो किस तरह हम्म, पहुंचे आप 100% यकीनी के साथ? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। आपने कहा टेस्टिफाइबल वेरीफाइबल, ये बोला आपने। हाँ जी, टेस्टेबल और वेरीफाइबल। हाँ, तो टेस्टेबल और वेरीफाइबल जो आपने बोला है वो करेंगे कैसे, ताकि मैं फिर निकालूं ना, दलील निकालूं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे कोई सॉलिड रीजन तो दें। आप किस तरह पहुंचे हैं? आपने किस तरह वेरीफाई किया? बस ये बता दें। जबरदस्त, ये अच्छा ठीक है, अब आपका सवाल चेंज हो गया। चेंज नहीं हुआ, वही सवाल था। चेंज हुआ है, अब आप पूछ रहे हैं आप कैसे पहुंचे, इसमें फर्क है। तो आपने वेरीफाई किया होगा ना। ऑब्वियसली मैंने अपने उसूल पे वेरीफाई किया ना। अब बस वो यही उसूल मैं कह आपको रहा पसंद ना आए, मिसाल के तौर पर देखें, मेरे पास एक मोबाइल, मिसाल दे मोबाइल फोन है, हम्म, मोबाइल फोन हूँ। हाँ मेरे जी, अपनी पसंद है, मैं अपना पसंद करता हूँ उसमें फीचर्स हो, हाँ जी, हाँ ठीक है। हो सकता है आपको वो फोन पसंद या वो फीचर्स उसके जी। पसंद ना आए, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसे ही है। जी जी, हो सकता है। एग्जैक्टली, तो कॉमन सेंस की बात है। आप दो सवाल अलग हैं,
आपने कहा टेस्टिफाइबल, टेस्टेबल, वेरीफाइबल को आर्ग्यूमेंट मुझे दें आप। मैंने कहा आप वेरीफाई, आप तो क्या आप दूसरे आदमी हो ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एग्नोस्टिक भाई कैसा रहा, हो सकता है वो आपको उस तरह पसंद ना आए। तो अगर आप ये मुझसे जानना चाहते हैं, दूसरा सवाल है कि आमिर साहब आप जो ईमान लेके आए, आप कैसे लेके आए, ये बात है, ये सवाल आपका। जी जी, आपसे आपसे मैं आपके बारे में पूछूंगा कि आप बताएं कि आपका जो ये इतना पुख्ता ईमान है जी जी, वो किस बेस के ऊपर क्यों है और जेलसी हो रही है? इसमें जेलसी की क्या बात है? अच्छा नहीं, आपने बड़ा चित्त के कहा है ना कि आपका जो बड़ा पुख्ता है, मैंने कहा शायद जेलस हो रहे हैं। अल्लाह आपको भी दे, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अच्छा अग्नोस्टिक भाई, मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले जो तो मेरे पर्सनल बारे में आप पूछेंगे उसको तो हम कर देंगे क्लियर, तो पर्सनल बारे में होगा वो तो मेरा अपना एक्सपीरियंस होगा, वो आपको पसंद आए ना आए। सबसे पहले जो आपने एक चीज बोली है टेस्टेबल और वेरीफाइबल, ये जो दो टर्म्स आपने यूज किए हैं, ये टेस्टेबल और वेरीफाइबल, ये दो चीजें किस कैटेगरी पर काम कर सकती हैं और इनकी अप्रोच कहां तक होती है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। फिर मैं अपनी स्टोरी बताता हूं, क्योंकि मेरे से आपने पूछा ना, वो तो मैं तसल्ली से बताऊंगा बात। जी 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 बताइए। देखिए रैशनैलिटी, मैं एक रैशनल बंदा हूँ, एक सीधी सी बात है, मैं अगर तो कोई भी बंदा क्लेम करेगा तो वो ये नहीं कह सकता कि ये क्लेम मैंने मेरा, कुछ और पूछा आपसे, मैं कुछ और पूछा। उसी तरफ लेकर आ रहा हूँ आपको। अच्छा ओके। मैं कोई भी बंदा जो भी क्लेम करेगा वो ये नहीं कह सकता कि 100% यकीनी तौर के ऊपर, 100% यकीनी तौर के ऊपर ये जो चीज मैं मानता हूँ ये 100% दुरुस्त है। देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मैंने क्या पूछा आपसे, मैंने क्या पूछा आपसे, मैं उसी आप तरफ कह रहे आ थे रहा मैं हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। मेरी बात तो सुनिए। आप जो है ना वो आप खुद एग्नोस्टिक हैं, ये याद रखिएगा, आप एक मोमिन के सामने बैठे हुए हैं। तो एग्नोस्टिक का एग्नोस्टिक चूरन मोमिन के सामने तो नहीं बिकने का, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, मेरे भाई हैं ठीक है ना, बड़े भाई हैं, बुरा मत मानना। तो छोटा भाई बड़े भाई के साथ प्यार बात कर सकता है, आप टेंशन न लें। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा है टेस्टेबल और वेरीफाइबल डोमेन कितनी अप्रोच रखती है, उसकी डोमेन क्या है, वो किन चीजों पे काम कर सकता है? कोई भी ऐसा एविडेंस जिसको झुटलाया नहीं जा सकता और जिसको टेस्ट करके प्रूव किया जा सकता है कि ये 100% यकीनी है। ठीक है, वो उसका क्या होना जरूरी है? टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या होना जरूरी है? एम्पिरिकली, राइट? जरूरी नहीं, यानी कि आप हद नहीं लगा सकते कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशनल या एम्पिरिकल, यही चीजों के थ्रू आप किसी चीज को वेरीफाई या टेस्ट कर सकते हो, राइट? किसी भी तरीके से वेरीफाइबल या टेस्टेबल हो, चले किसी भी तरीके, आप किसी भी तरीके से कह के अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरीके से, चले आपकी बात कर देते हैं। हाँ जी, कोई भी तरीका हो जिसको झुटलाया ना जा सकता हो और वो 100% यकीनी हो। हाँ, उसको झुटलाया ना जा सकता हो, कैसे? किसी भी तरीके से, कोई ना किसी भी तरीके, किसी भी तरीके से मुराद मुख्तलिफ है ना, आप फर्क समझें। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए मेरी बात यार, इस वक्त दुनिया के अंदर जितने प्रोडक्ट्स आपको मिल रही है ना मार्केट के अंदर, ठीक है, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, वो बनाने के लिए पीछे इदारे मौजूद हैं क्वालिटी के। लिहाजा मेडिसिन मार्केट में आएगी तो पीछे मेडिसिन के प्रॉपर एक डिपार्टमेंट मौजूद है जो ड्रग्स की रूल्स एंड रेगुलेशन और ऑथोराइज करता है उनको, ठीक है। एजुकेशन आता है तो पीछे एजुकेशन मिनिस्ट्री बैठी हुई है, ठीक है ना, उनका एक पूरे का पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, आप जब ये कहते हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट वेरीफाई या टेस्ट, सॉरी आर्ग्यूमेंट नहीं, एविडेंस, नॉट आर्ग्यूमेंट, कोई एविडेंस सबमिट हो और वो सबमिट होने के बाद वेरीफाई और टेस्ट हो, इस चीज के लिए टेस्ट और वेरीफाई का कौन सी डोमेन तक वो, यानी उसकी अप्रोच कहां तक हो सकती है और कहां तक नहीं, साइंटिफिकली स्पीकिंग? मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ इसकी, साइंटिफिक साइंस के अंदर से ही, ठीक है। जब लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जब इन्वेंट हुए थे ना, तो इनिशियली न्यूटन ने वो एक थॉट प्रोसेस किया था, और वो जब थॉट प्रोसेस को जब उसको कहा ना कि भाई ये जो तुम कह रहे हो कि ये इस तरह काम करती है ग्रेविटी, ये तो तुम्हारी सोच है, हम इस बात को किस तरह मान लें, ठीक है। तो न्यूटन ने उसको प्रूव करने के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वेंट किया था,
प्रीलिमिनरी मैथमेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, किसको और प्रूव उस करने के लिए? कैलकुलस ने फिर उसके थॉट किसको प्रूव करने एक्सपेरिमेंट के लिए? प्रूव कर दिया था, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करने के लिए, प्रूव डिराइव करने के करने लिए। के लिए, उस ठीक है, थॉट जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स को एक अमली जामा पहनाने के लिए जबरदस्त। उन्होंने वो डिफरेंशियल कैलकुलस इन्वेंट किया था। तो वो जो कैलकुलस है ना, वो उसके तमाम थॉट प्रोसेसेस का वो ठीक थे, लेकिन उस ओह कैलकुलस वाओ के जरिए वो प्रूफ हो गए। वाओ वाओ, तो ग्रेविटी नजर आई फिर? प्रूफ तो ही ना, एग्जिस्ट तो करती है ना, नहीं प्रूफ नहीं, एक मिनट इफेक्ट्स तो है ना एक उसके। मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, नजर आने का किसने एग्जिस्ट, कहा आपसे? ओ ओके ओके, प्रूव हुई मगर नजर नहीं आई। ओके गुड, ये इट्स इंटरेस्टिंग, ये अच्छी बात थी, जबरदस्त, वाओ वाओ, जबरदस्ती। अब मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, समझने की बात है वो ये है, इसका मतलब है कि चीजों के इफेक्ट्स या चीजों की चीजों की एग्जिस्टेंस उनके इफेक्ट्स के जरिए से प्रूव की जा सकती है, हाँ बिल्कुल, चाहे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में वो चीजें ना आती हों। मैंने आपसे कब का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिखाया? मैंने आपसे कब कहा आप खुदा को ला खड़ा करें? ओहो ओहो, अल्लाह के बंदे, तो इसीलिए पूछ रहा था। तो क्यों, देखो मेरी बात सुनो, जब आप एम्बिग्विटी रखते हैं ना, वेग किस्म की टर्म्स थ्रो करते हैं, टेस्टेबल, वेरीफाइबल, भाई किधर होकर ला के चेक चेक करना दलील नू, या पानी च डुबो के अच्छा करना है भाई? हर केमिस्ट्री का अपना टेस्ट करने का तरीका है, बायोलॉजी का अपना टेस्ट करने का तरीका है, फिजिक्स का अपना है। वेग टर्म्स या एम्बिगुअस टर्म या ओपन एंडेड टर्म्स रखना चीजों का, कि बंदे को समझ ही ना आए कि कहां से मैं बात करूं। पता क्यों आप ये रखा है? ताकि मैं कोई आर्गुमेंट थ्रो करूं, आप समझते हैं मुझे काका शायद, ठीक है मैं आपसे छोटा हूं मगर काका नहीं हूं, हमें करसा हुआ है। और मैं खुद भी चूंकि इल्हाद के बॉर्डर पर घूम के आया, तो मुझे पता है ये ओपन एंडेड टर्म्स इसलिए रखी जाती हैं कि आपको आर्गुमेंट, मैं कोई एविडेंस रखता, कोई आर्गुमेंट रखता, आप उसको दाएं खींचते बाएं खींचते, जैसे बबल गम होती है, इस तरह नहीं होता। मेरी डिबेट पड़ी है आज से 5 साल पहले एक मुल्हिद के साथ, यूक्रेन के। मेरा हमेशा एक मुल्हिद से गुफ्तगू, मैं नहीं कह रहा आपके साथ मेरी डिबेट हो रही है, मुल्हिद से गुफ्तगू करते हुए या एग्नोस्टिक से, क्योंकि मी माई सेल्फ, मैं एक एग्नोस्टिक रहा हूँ, ठीक है, तो हमारी सबसे पहली चीज ये होती है कि एक जो एग्नोस्टिक होता है या एथियस्ट होता है, उसके साथ गलती ये हो रही होती है कि उसका पैरामीटर, उसका क्राइटेरियन सेट नहीं होता। अच्छा जी, अगर उसका क्राइटेरियन पैरामीटर सेट नहीं है जी जी, तो वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता। अब होता क्या है, प्री डिटर्मिन किस्म के पहले आइडियाज जहन में हैं, उनको वो लेके आगे बढ़ेगा। अगर आप ऐसे हो, मैं नहीं कह रहा आप ऐसे हो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, अगर कोई ऐसे आगे बढ़ेगा, नॉट यू, तो वो ठोकर खाएगा, वो गलती खाएगा, जैसे मैंने गलती खाई थी, जैसे मैंने गलती खाई। और जब मुझे होश आई तो मुझे पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, ओए होए होए, तो धुएं निकल गए। मैंने कहा यार, मैं जिस चीज को रिलीजन समझ रहा था, ये मैं जिस चीज को खुदा के तसव्वुर के तौर पर ले रहा था, वो तो ये था ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है वापस, इसीलिए मैंने स्ट्रेस देकर ये वेरीफाइबल और टेस्टेबल चीजों के ऊपर बात इसलिए जरूरी समझी कि जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि आप किसी चीज को ठीक और गलत कैसे समझते हो, उसको कैसे कंज्यूम करते हो, किसी डाटा को प्रोसेस करने के लिए, तब तक मैं आपके सामने कोई चीज रख नहीं पाऊंगा, और ये मेरे साथ ज्यादती होगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरे साथ जुल्म होगा कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट करूं और उसके बाद आप कहें भाई मैं तो ये चाहता ही नहीं था, राइट? नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मैं तायद करता हूँ। अब मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, थैंक यू ग्नोस्टिक भाई सो मच। अब मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, ठीक है। मेरा जो जर्नी है वो तकरीबन 2 से 2.5 साल का है। मैंने चूंकि कमिटमेंट ये की हुई है कि मैं अभी किसी खाते के अंदर नहीं आता, ना 3 में ना 13 में, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जस्ट लाइक अ रैंडम मुस्लिम, बट दैट्स इट, मैं कुछ स्कॉलर भी नहीं। तो मैं वो इतना वर्थ और उसकी वैल्यू नहीं है कि मैं उसको पब्लिक करूं, वगरना वो जर्नी मैं कंप्लीट इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो वो मैं रखूंगा कि मैं कैसे इस्लाम की तरफ पलटा, कैसे उससे 2-2.5 साल का अरसा दूर रहा था, बड़ी खामोशी के साथ, और बड़ी खामोशी के साथ मैं उसमें वापस आया। मगर हाँ, यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह के वजूद का या खालिक के वजूद का या खुदा के वजूद का एहसास कब पुख्ता हुआ था, उसके पीछे मुख्तलिफ टर्निंग पॉइंट्स हैं। मेरे नजदीक जो मैंने कहा मेरा जाती तजर्बा, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, हो सकता है वो आपको पसंद ना, समझ ना आए। जी। मेरे नजदीक 2 तरीके से चीजें इंसान के सामने आ सकती हैं। एक है अंदर का विजदान, इनर चेंज, इनर रेवोल्यूशन, जो आपके कॉन्शियसनेस में अवेकनिंग होती है, और एक है एक्सटर्नली आप इतना जबरदस्त तरीके से हिट हो किसी चीज के साथ कि आप उसका इनकार ना कर पाओ, बाहर आंखों देख।
मैं समझता हूँ दोनों तरीके के लोग ठीक हैं अपनी जगह पर, हर एक का अपना तरीका है ना किसी चीज से सेटिस्फाई होने का। और कमाल बात यह है कि कुरान ने इन दोनों चीजों को बयान किया था, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, दो चीजें कहीं। अल्लाह ने कहा या तो मैं इनको बाहर आउटर वर्ल्ड के अंदर साइंस और सिंबल्स दूंगा, एविडेंस दूंगा, वफी अनफुसिहिम, या फिर इनर कॉन्शियसनेस के अंदर चेंजेस आएंगे जिससे इनको पता चल जाएगा अन्नाहुल हक, कि सच तो यही है, उनकी अंदर गवाही हो जाएगी। मेरे मामले के अंदर आउटर वर्ल्ड से नहीं बल्कि इनर कॉन्शियसनेस की अवेकनिंग हुई थी, और वो हुई इस चीज के ऊपर कि मैं जब ईवल को अंडरस्टैंड कर रहा था ना, ईवल को अंडरस्टैंड करते हुए मुझे अल्लाह मिला था। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है, ईवल को अंडरस्टैंड करते हुए। और मुझे उस वक्त पता चला था कि ईवल का होना या नेगेटिविटी का होना या दूसरी पार्टी का होना, ये आपके ईमान के लिए, हकायक के लिए कितना जरूरी है, ये तब हुआ था। मेरे साथ ये हुआ, सिंपल, बाकी इसको डिटेल में कभी रखूंगा, ठीक है भाई। ये मेरे साथ ये हुआ। अब आप मुझसे पूछना चाहते, अब इसलिए मैंने कहा कि जब आप मुझसे ये कहेंगे ना कि टेस्टेबल, वेरीफाइबल, तो आप मेरी इस इनर अवेकनिंग को, जो मेरे अंदर रेवोल्यूशन आई थी, आप किसी जगह पर वेरीफाई नहीं कर सकते, किसी जगह पर टेस्ट नहीं कर सकते। ये मेरा सब्जेक्टिव है, मैं कभी इसको थोपता भी नहीं। इसीलिए मैंने कभी अपनी इस दलील को किसी के ऊपर थोपा नहीं कि मुझे ऐसा लगा तो तुम्हें भी ऐसा लगना चाहिए। नहीं, आपको डिफरेंट हो सकता है, जी जी, ठीक है, ये बात। अब आ जाते हैं ऑनेस्टली डिस्कस करने के हवाले से। जो आपने न्यूटन की बात की, या आगे आइंस्टाइन ने जो ग्रेविटी के ऊपर बात किया, टाइम के ऊपर, या सारी चीजों के ऊपर बात की, जो थॉट्स थे उनके, बेसिकली ये थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जो 18th और 19th सेंचुरी के अंदर इन पर हंसा जाता था, आइंस्टाइन के ऊपर हंसा जाता था। उस डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई जीनियस के नाम से। उसकी गालबन पहली जो सीजन है वो आइंस्टाइन के ऊपर है, दूसरा पिकासो के ऊपर है। पहला देखने वाला है आइंस्टाइन का, 6-7 एपिसोड होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बेस बनाया। तो उसमें ये चीज बताई गई है कि एक जमाना गुजरा है फिजिसिस्ट के ऊपर, जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होते थे उनके ऊपर हंसा जाता था क्योंकि वो दिमाग से बात करते थे, ठीक है। तो लोगों को ये लगता था कि ये बकवास कर रहे हैं, अनटिल अनलेस जब वो पेपर के ऊपर मैथ्स के जरिए, लॉज के जरिए, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए चीजों को प्रूव करते थे, लोग के दिमाग उड़ जाते थे कि ये बंदों ने किया क्या है, जैसे आज हम करते हैं, यार ये क्या बलाएं थी। तो ये अपनी जगह पर है। लिहाजा मैं जितना इस नतीजे पर पहुंचा हूं खुदा के वजूद के हवाले से, तो साइंस, इसीलिए जब आपने कहा टेस्टेबल, वेरीफाइबल, तो मैंने कहा साइंटिफिकली क्यों मैंने कहा था, उसके पीछे रीजन है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये ओरिजिनली साइंस की डोमेन का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि साइंस जी मेटाफिजिकल है, नहीं प्रूव किया जा सकता साइंस से, इसलिए मैंने आपसे साइंटिफिक एविडेंस मांगा भी नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल आपने कहा, मैं एग्री कर रहा हूँ, आपने कहा कि साइंटिफिक चाहे ना भी हो, आपने कहा मैं एग्री करता हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट। इसलिए मैं आपको यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट, जिसको बर्टनर्ड रसल जो है उसने भी अपनी किताब के अंदर इस्तेमाल किया था, वो था डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट। डिपेंडेंट आर्ग्यूमेंट को उसने एक्सप्लेन करते हुए अपनी किताब के अंदर, हालांकि वो एथियस्ट था, उसने ये लिखा था कि बाद औकात, क्योंकि वो फिलोसॉफिकल आदमी था तो थियोलॉजी को डिस्कस करता था, तो उसने कहा कि बाद औकात आप लोग किसी चीज की डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते, बल्कि आप उसके इफेक्ट के थ्रू या किसी और ने उसको विटनेस किया होता है उसके थ्रू ट्रस्ट करते हैं। ये बर्टनर्ड रसल ने कहा। अगर कहेंगे तो मैं उसका वो रेफरेंस आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो रसल की ये जो बात थी ये मेरे दिमाग में बैठी, हालांकि वो था एथियस्ट। तो मैंने इस चीज को देखा कि दुनिया में, और फिर हॉकिंग जो है, स्टीफन हॉकिंग, उसने एक बात की थी कि हम कितनी चीजों को डायरेक्ट ऑब्जर्व क्वांटम लेवल पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मगर हमें ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि उनके इफेक्ट्स हमें फील होते हैं। सही। तो अगर इफेक्ट है, देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड दैट इफेक्ट, जैसे कॉजालिटी की बात आपने की, देयर मस्ट बी अ कॉज बिहाइंड इट। ये वो चीज है जो इस नतीजे पर आपको पहुंचाती है कि अगर यूनिवर्स एज एन इफेक्ट आपके सामने जीता जाता, घूमता फिरता मौजूद है ना, तो दैट मीन्स के इसके पीछे जो कॉज है वो इसका क्रिएटर है। ये अब इस एग्जिस्टेंस को वेरीफाई भी किया जा सकता है,
नॉट साइंटिफिकली स्पीकिंग, जिस तरह हम कहते हैं कि उस क्रिएटर को या उस कॉज को लेबोरेटरी के अंदर लेकर आओ, ऑब्वियसली वो फिजिक्स से परे है, वो माबाद तबीयत का सब्जेक्ट है, मेटाफिजिक्स का। जी अगर वो सामने होता तो हमें ये बहस करने की जरूरत ही ना पड़ रही होती। बिल्कुल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रेफरेंस रखने लगा हूँ, एक किताब है बर्टनर रसल की साइंटिफिक लुक। जी 1 मिनट दीजिएगा। नहीं, आप बता दें, कोई इशू नहीं है, अगर आपको याद है तो बेशक बता दें, दिखाने की जरूरत नहीं है, आई ट्रस्ट यू। ठीक है, थैंक यू। जो बर्टन रसल है उसकी किताब है द साइंटिफिक आउटलुक, उसके पेज नंबर वो लिखा है लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है जी, तो उसके अंदर वो बात करते हुए पेज नंबर 65 से ऑनवर्ड लिखते हैं, वो कहते हैं दिस इफेक्ट व्हिच हैपेंस वेयर वी आर is certainly not identical with the sun as understood by astronomers. Indeed, the same effect might be produced by other means. In theory, a hot globe of molten metal could be hung up in such a position that to a given observer, it would seem just like the sun. The effect upon the observer might be made indistinguishable from the effect which the sun produces. The sun, therefore, is an inference from what we see and is not the actual patch of brightness of which we are immediately aware. So यहाँ वो बात कर रहे हैं बेसिकली साइंटिफिक मेथड की लिमिटेशंस को डिस्कस करते हुए, किसी चीज सन एग्जिस्ट कर रहा है और हमारे सामने उसका इफेक्ट आ रहा है। हम ओरिजिनली सन को ऑब्जर्व नहीं करते हैं दिन के टाइम, नॉट ओरिजिनली, बट उसके इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। उसका इफेक्ट हमें बताता है कि ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस है कि कोई तपती हुई चीज है जो ऊपर की ओर खड़ी है। ठीक है, अब उसको हम कैसे देखें? अच्छा, ठीक है, इसके अलावा मैंने जो बात की थी हॉकिंग के हवाले से, तो हॉकिंग जो है वो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग के अपनी जो किताब है, सॉरी जो पुरानी आपने एग्जांपल दी है ना, वो हमारे डिस्कशन पे अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं होती। कौन सी वाली? क्योंकि ये सन की जो एग्जांपल आपने दी है, क्योंकि इशू ये है कि हमें एज अ रियलिटी इस बात का 100% अंदाजा है, पता है हमें माफ कीजिएगा, कि सन एग्जिस्ट करता है और शुआओं की सूरत के अंदर हम उसके इफेक्ट को भी देखते हैं। अगर तो हमें ये नहीं पता होता कि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन शुआएं आ रही हैं। अच्छा, अगर शुआएं आ रही हैं तो इसका मतलब ऊपर कुछ ना कुछ होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक। तो मैं अभी इस पॉइंट के ऊपर हूं कि ठीक है, आपकी बात मान ली कि यूवी रेडिएशंस हैं और मे भी कुछ ना कुछ हो। I might be 60% convinced, 70% convinced, but I cannot be 100% convinced कि शायद ना हो, शायद इसकी कोई और वजह हो। लेकिन हम जानते हैं कि सूरज है, एग्जिस्ट करता है और इसीलिए शुआएं हैं। इस वजह से ये एग्जाम्पल जरा हमारी डिस्कशंस में फिट नहीं बैठती। इसको और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा एनालिसिस उसका कर लेते हैं। आपने कहा 70% आप मान सकते हैं, बाकी का 30%, हम उस 30% को स्ट्रेस देते हैं उस पर। ठीक है, देखते हैं कि वो 30% जो डाउट आपने रखा है वो आपने इंटेंशनली रखा है या वो मेक सेंस करता है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ सेंस जो आप इंटेंशनली प्री डिटर्मिन माइंड से रख रहे हैं, जस्ट टू बीइंग अ स्केप्टिकल, जस्ट बीइंग एन एग्नोस्टिक, और अदरवाइज आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सेंस करती है उस 30% के लिए। उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो 70% आपको यकीन हुआ, ठीक है, वो इफेक्ट के जरिए, हीट के जरिए, रेज के जरिए सब कुछ हो गया जी। अब वो 30% जो आपके पास है ना, जो शक रह गया, उस शक के पीछे का आपके पास जब तक कोई रीजन नहीं होगी तब तक वो 30% एग्जिस्ट नहीं करता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक इल्यूजन है या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो जो आप अपने आप को दे रहे हो या जो पब्लिक को देना चाह रहे हो।
जी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ज्यादा मैं ये कहूंगा कि पब्लिक को नहीं, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा होता है। मेरे ख्याल से आप अपने लिए कर रहे हो वो चीज, अनफॉर्चुनेटली, अनइंटेंशनली। डिस्कस कर लेते हैं 30% जो आपने छोड़ा है, उस पर आप क्या सॉलिड रीजन देना चाहोगे?